नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा आरंभ की थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में हमने समझा और उनके वार्षिक वेतन के बारे में बात की। पुरोहित के लिए कौटिल्य ने उच्च कुल में जन्म, शील और आचरण से संपन्न होना, वेद व्याकरण का ज्ञान, दंड नीति में कुशलता और दैवीय और मानुषी आपत्तियों का निवारण करने की योग्यता, इस तरह के गुणों को आवश्यक माना है। सेनापति के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि सेनापति को सारे अंगों के मध्य समन्वय और सेना की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो भी रक्षा संबंधी जो नीति है उसकी सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ का सेनापति जो है वो कितना कुशल है। सेनापति के लिए ये आवश्यक है कि वो प्रत्येक प्रकार के युद्ध की कला में पारंगत हो, युद्ध में काम आने वाले जितने प्रकार के शस्त्र हैं उनको चलाने की क्षमता रखता हो, हाथी, रथ, अश्व इत्यादि को संचालित करने की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार सेनापति में उच्च स्तर की नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाने का सामर्थ्य होना चाहिए, शत्रु सेना में फूट डलवाने और उसका मनोबल गिराने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनका ज्ञान और अपनी मर्यादाओं का ज्ञान भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। युवराज के बारे में कौटिल्य कोई अलग से स्पेशल कर्तव्य उन्होंने कुछ नहीं बताए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण पदों में युवराज को शामिल करके कौटिल्य राजा का दायित्व संभालने से पहले युवराज को शासन के कार्यों का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण की बात करते हैं। राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए वो ये मानते हैं कि सामान्यतः राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको युवराज बनाया जाना चाहिए, लेकिन यदि वो योग्य नहीं है तो किसी दूसरे पुत्र को युवराज बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी और विभिन्न विभाग हैं उनके बारे में। जैसे आज मंत्रालय और मंत्री, ये दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो विभाग और अध्यक्ष, इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कौटिल्य के द्वारा। तो इनको बिंदुवार देख लेते हैं। ये 18 के करीब पॉइंट्स हैं जिनको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है और इसके लिए आपको ये 18 पॉइंट्स, क्योंकि ये थोड़े से नाम इस तरह के हैं आपने सुन नहीं रखे होंगे, लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में कई बार चर्चा की थी, फिर वापस से बता रही हूँ कि मनु, कौटिल्य और शुक्र, चूंकि ये हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता के दौरान जो राजनीतिक चिंतन की बात की गई, ये उसके अग्रणी लेखक या अग्रणी रचनाकार माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जो लिखा है और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको उसी प्रकार से समझ के और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको वो बातें लिखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम टाइम पर। तो सबसे पहले द्व्यावहारिक। द्व्यावहारिक का अर्थ है कि राजमहल के संरक्षण के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी था, राजप्रसाद यानी कि महल की आंतरिक व्यवस्था करने के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी था, उसे द्व्यावहारिक कहा गया। अंतर्वेशिक, इस पदाधिकारी को राजा का प्रधान अंगरक्षक माना गया है और इसके अधीन एक सेना की भी बात करते हैं कौटिल्य। तीसरा, समाहर्ता। समाहर्ता का अर्थ है कि कौटिल्य ने ये वित्त विभाग का, जैसे आज वित्त मंत्री की हम बात करते हैं, उसी प्रकार से वित्त विभाग का जो शीर्षस्थ अधिकारी है वो समाहर्ता माना, जिसका मुख्य कार्य होगा करारोपण या राज्य के आय व्यय का हिसाब, अपना बजट बनाने का काम, ये सारी चीज़ें समाहर्ता के अंतर्गत मानी गई। सन्निधाता। सन्निधाता राज्य के भंडार गृहों का प्रभारी माना गया। उससे ये अपेक्षा की गई कि वो आवश्यकता के अनुरूप कोष गृह, पण्य गृह, कुप्य गृह, शास्त्रागार और कारागार, इनका निर्माण करे और इनमें इन चीज़ों का पर्याप्त ध्यान रखते हुए संचालन करे। प्रदेष्टा। फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश को कौटिल्य प्रदेष्टा की संज्ञा देते हैं, यानी कि न्यायिक भूमिका के अतिरिक्त जो भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए जो उत्तरदायी अधिकारी है उसको कौटिल्य ने प्रदेष्टा का नाम दिया। व्यावहारिक। धर्मस्थीय मामले यानी कि दीवानी मामले जो हैं वो जिस न्यायाधीश के अधीन आएंगे उनको कौटिल्य ने व्यावहारिक का नाम दिया।
नेक्स्ट है कर्मांतिक। कर्मांतिक को कौटिल्य ने राज्य में चल रहे कल कारखाने और खदानों की देखभाल के लिए उत्तरदायी माना। दुर्गपाल, जितने भी राज्य के किले हैं, दुर्ग का अर्थ है किले, जितने भी राज्य के किले हैं उनका प्रभारी मानते हुए कौटिल्य ने दुर्गपाल के अधिकारों की बात की। पन्याध्यक्ष को कौटिल्य ने राज्य में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके खरीदना बेचना, आयात निर्यात आदि पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी माना। कुप्याध्यक्ष यानी कुप्य का अर्थ है लकड़ी, तो जितना भी तरह का चंदन, बांस, पलाश, शाल, ताड़, आम, शाक, इतनी जो लकड़ियां हैं इन सबको कुप्य कहा जाता है। तो इसके कारण जैसे आज हमारे यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जंगल की रक्षा करने के लिए लकड़ी का जो काम है उसकी संचालित करने के लिए कुप्याध्यक्ष को उत्तरदायी माना। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष का अर्थ है कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि शस्त्रों का संग्रह करना, उनका रखरखाव करना, इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो है आयुधगाराध्यक्ष। फिर आता है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष यानी कि तोल माप को नियंत्रित करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो भी कुछ नाप तोल के बांट हैं, जो भी वेइंग मशीन और ये सारी चीज़ें उस समय पर होती थी, उनके कुशल संचालन के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कौटिल्य पौतवाध्यक्ष नाम के अधिकारी की बात करते हैं। फिर शुल्काध्यक्ष की बात की कौटिल्य ने, यानी कि राज्य की नगर की जो सीमाएं हैं उनमें लाई जाने वाली वाणिज्यिक वस्तुओं पर टैक्स वसूल करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए शुल्काध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हैं। सीताध्यक्ष, राज्य में कृषि विभाग यानी कि आज कृषि मंत्री की जो हम बात करते हैं उसके समकक्ष ये पद माना गया, सीताध्यक्ष। सुराध्यक्ष यानी आबकारी विभाग का अध्यक्ष, इसको सुराध्यक्ष का नाम दिया, यानी जितना भी शराब का उत्पादन, उसकी गुणवत्ता का नियंत्रण, उसके क्रय विक्रय पर जो शुल्क लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें, फिर मदिरालय जो भी थे उन पर नियंत्रण रखने का काम इस सुराध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। सोनाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष मतलब पशु पक्षियों का संरक्षण जो है वो उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सोनाध्यक्ष का नाम दिया। गणिकाध्यक्ष यानी कि गणिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कौटिल्य ने गणिकाध्यक्ष को उत्तरदायी माना। फिर इसके पश्चात नावाध्यक्ष, जल मार्ग और नौकाओं और जलयानों का जो आवागमन है उसको नियंत्रित करने के लिए नावाध्यक्ष की बात की कौटिल्य ने। गौ अध्यक्ष यानी सेना में काम आने वाले पशुओं के अलावा जो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि की जो बात है उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, इनको करने के लिए जो अधिकारी था वो था गौ अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष यानी सैनिक कार्यों के उपयोग के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े तैयार करना, उनकी देखभाल, उनको ट्रेनिंग करने का काम अश्वाध्यक्ष के अधीन होता था। अस्थि अध्यक्ष यानी सैनिक कार्यों में जो उपयोग आते हैं हाथी, उनके देखभाल और उनके उचित खान पान, ट्रेनिंग की काम करने के लिए। मुद्राध्यक्ष यानी विदेशियों का आवागमन की अनुमति देना, ये आज का जैसे विदेश मंत्रालय है हमारा, उस तरह का जो काम किया जाता है, पासपोर्ट जारी करने जैसा, तो ऐसा कोई अनुमति पत्र उस समय भी जारी होता होगा, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति मुद्राध्यक्ष कहा गया। विविताध्यक्ष वन विभाग का प्रभारी कहा गया। स्वर्णाध्यक्ष यानी खदानों से स्वर्ण का उत्पादन, उनका परीक्षण, उनकी शुद्धता, आभूषण बनाने का काम, उस पर नियंत्रण रखने का काम, ये सारा स्वर्णाध्यक्ष के अधीन। और आकाराध्यक्ष यानी इसको माना गया खनिज विभाग का प्रभारी, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी तरह के काम थे, इस विभाग का संचालन और इस पर नियंत्रण, ये सारे काम इस आकाराध्यक्ष के द्वारा किए जाते थे। थैंक यू।